बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई और दिन है मंगल का, और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केस समझा जा रहा था वो था टेरियन वाइट केस, जिसके बारे में नजम सेठी साहब एक सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी कहलाए जाते हैं। उन्होंने चंद दिन पहले अपने टीवी शो के अंदर ये बात खातून के साथ बैठ के, वो जो उनकी पार्टनर खातून होती हैं, उनके साथ डिस्कस की कि इमरान खान के ऊपर ज़िना का केस भी बनता है। ये तो सिर्फ बेटी छुपाने का केस बनाया गया और डिस्पोज ऑफ होता रहा, लेकिन उनके ऊपर तो बनता है कि ज़िना का केस बने, और साथ जो है DNA मैच कर चुका है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा से 3 रुकनी जो बेंच बना था, लार्जर बेंच, उसके सामने इस केस की समाअत थी। लेकिन समाअत शुरू होने के कुछ ही मिनट के बाद जो है वो इस पूरे बेंच ने इस केस को फ़ारिग कर दिया है। ज़ुबैर अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और केस की समाअत भी इन्होंने वहाँ पे ख़ुद सुनी है, तो इनसे पूछते हैं। ज़ुबैर भाई, आपको लग रहा था कि क्या यही होगा फ़ैसला जिस तरह आज उड़ा दिया गया और जिस बुनियाद पर उड़ाया गया? एक्सपेक्टेड तो था कि इस केस का फ़ैसला क्या आने वाला है, लेकिन जितनी जल्दी ये केस ही पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगा ये एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे। शायद ये एक्सपेक्टेड ज़रूर था, क्योंकि एक जो रुकन है, जो जज हैं इस बेंच में शामिल थे, वो पहले ही अपनी राय दे चुके हैं। बिल्कुल। तो शायद प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी उनके ऊपर एतराज़ आयद किया जा सकता था, या वो ख़ुद भी अलहदा हो सकते थे उस मामले से। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि जिस तरह ये केस लगेगा और जिस तरह पहले 2 रुकनी जो 3 रुकनी बेंच में 2 जजेस ने अपनी राय दी है, वो ही प्रिवेल कर जाएगी और अल्टीमेटली ये केस ही नाकाबिल समाअत करार देकर दरख्वास्त ही मुस्तरद करार दी गई है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि नजम सेठी साहब ने हवाला दिया कि इमरान खान के ऊपर ज़ना का केस भी बन सकता है, तो इमरान खान तो इस वक्त वो शख्स है जिसके ऊपर पाकिस्तान में जितने भी जराइम हैं, जितनी भी फ़ौजदारी दफ़ात होती है ना, उसके ऊपर वो अगर मुकदमात बनाए जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सरप्राइज़ होगा। हर कोई मुकदमा उसके ऊपर बनाया जा सकता है, चाहे वो ज़िना का हो, चाहे वो कत्ल का हो, इक़दाम कत्ल का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, कार्य सरकार में मुदाखलत का हो, जितने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी का हो, हर किस्म हर नौइयत का मुकदमा बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो मुकदमात बना रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला है भी या नहीं। अदालतों का वक्त ज़ाया हो रहा है। और आज जिस तरीके से ये केस है, आपको पता है कि ये टेरियन वाइट का केस है, जो दरख्वास्त गुजार हैं वो एक आम शहरी हैं और उनकी कोई माली हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि वो करोड़ों रुपए की फ़ीस जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद साजिद को मिले? नहीं, मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनका बैकग्राउंड उनका अंदाज़ा है। यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स कह रहे थे कि हमने बड़ा कोशिश की उसको ढूंढें उस बंदे को, लेकिन हमें मिलता ही नहीं। उनको वो एक तरह के बेनामी जायदादें जिस तरह होती है ना, ये बेनामी दरख्वास्तें प्रॉक्सी खड़ी की गई है। तो सवाल ये है कि उनको जो भारी भरकम जो फ़ीसें हैं उनकी आज अदालत के अंदर हामिद अली शाह जो एडवोकेट हैं, जो साइफ़र वाले जो साइफ़र केस में FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, इससे पहले वो जज भी रह चुके हैं, वो बड़ी भारी भरकम फ़ीस लेते हैं और मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने इस केस में 1.5 करोड़ रुपए फ़ीस जो है वो उनसे वसूल की है। सवाल ये बनता है कि ये इतनी फ़ीसें कौन लेता है? इससे पहले भी तो ये पैसे दिए कहाँ से गए? मेन तो सवाल यही है ना कि ये कौन उनको फ़ीसें ये दे रहा है, कहाँ कौन लोग हैं? वो जो आम शहरी है वो तो वो मंजर आम पर आ दें, बता दें कि वो कौन से बिज़नेस टाइकून हैं जो एक केस के, और वो फिर ये कहते हैं कि जी सियासी लोगों के ख़िलाफ़ वो केस बना रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं शरीफ आदमी हूँ, और फिर वो किस तरह के शरीफ आदमी है कि वो इस केस के अंदर जो है वो इतना अपने ख़जाने का जो मुँह है उन्होंने खोल दिया है। अच्छा, ये सिर्फ एक वकील की बात नहीं है, इससे पहले 3 वकील इसमें तब्दील हो चुके हैं, और उस केस में जो हाई कोर्ट में इससे पहले ये केस समाअत के लिए मुकर्रर थी, उसमें भी बड़ी भारी भरकम फ़ीसें जो हैं वो अदा की गई हैं। सवाल ये उठता है कि कौन लोग इनको फ़ीसें देते हैं, कौन सा जो कौमी ख़जाना है वो इस किस्म के केसेस के ऊपर ख़र्च हो रहा है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो अदालतें हैं, जब इनके सामने इस तरह के केसेस आते हैं, ये फिर जुर्माने क्यों नहीं आयद करते इस तरह के दरख्वास्त गुजारों के ऊपर? माजी में हमने देखा है कि जो फ्रिवलेस किस्म की दरख्वास्तें होती हैं, दरख्वास्त गुजारों के ऊपर जो है वो जुर्माने आयद हो जाते हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इंडिया है उसमें एक शख्स ने दरख्वास्त दायर कर दी थी, जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनको जो है वो ज़मानत पर रिहा किया जाए, तो उनकी समाअत के ऊपर जो है ना वो दरख्वास्त गुजार को जुर्माना कर दिया गया। तो इस तरह की मिसालें वर्ल्ड वाइड भी हैं, हमारे अंदर भी इस तरह के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी इस तरह करते रहे हैं। यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी जुर्माने लगा के दरख्वास्त गुजारों को वापस करते रहे। तो ये सवाल उठता है कि इस तरह के केसेस जब बनाए जाते हैं तो दरख्वास्त गुजारों से क्यों नहीं पूछा जाता, उनके ऊपर जुर्माने क्यों नहीं आयद किए जाते, क्यों अदालतों का वक्त ज़ाया किया जाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इस तरह के नौइयत के मुकदमात सामने आते हैं तो मुतासरा फरीक कौन है? टेरियन वाइट केस में मुतासरा फरीक कौन है, मुझे बताएं। आपसे मैं पूछता हूं, टेरियन वाइट बनती है, टेरियन वाइट खुद, टेरियन वाइट ने ये मुकदमा किया नहीं है, तो फिर कौन है जो टेरियन वाइट का मामा चाचा बनने की कोशिश कर रहा है? ये जो मुकदमात है ना,
ये वही मुकदमा है जिस तरह इद्दत के दौरान निकाह के केस बनाया गया था ताकि इमरान खान को जो है ना वो एक जलील किया जाए, मकसद तजलील करना है, उनके ऊपर एक ऐसा गंदा किस्म का टैग लगाया जाए कि भाई एक नाजायज़ औलाद छुपाई हुई थी, मुल्क के लोग कहें कि यार ये और बंदा फिर बड़ा गलत है। उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के मुकदमात के जो फैसले हैं ना उनका हवाला दें। इसके अलावा इस केस का कोई ना तुक बनती है ना इस तरह की माजी में हमने देखा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जितने लोग इस केस को लेके जो है ना वो अब आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून और जितनी भी सियासी मुखालफीन हैं वो टेरियन वाइट केस के एक तरह से मुतासर फरीक बन के सामने आ रहे हैं। तो लग तो यही रहा है कि शायद जो है वो टेरियन वाइट की जो नाना नानी हैं वो इमरान खान के कुछ मुखालफीन हैं, उन्हीं में से उनका ताल्लुक है, वही मुतासर फरीक बन के अदालत में रुजू करते हैं। और अब वो मुतासर फरीक क्योंकि हाई कोर्ट से तो कुछ भी नहीं बना, लार्जर बेंच ने भी उनकी दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर ज़रा ये सामने वाली जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे चले जाएँ, काजी फाइज ईसा की अदालत में शायद ये केस फिक्स हो जाए तो उसकी बराह रास्त समात भी फिर हम देख लेंगे। सही है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये केस पहले 3 दफ़ा डिस्पोज हो चुका है, लाहौर हाई कोर्ट से भी, एक दफ़ा सेशन कोर्ट से भी, और लास्ट ईयर इसी अदालत के अंदर से। लेकिन बार बार इसी चीज़ को घसीट के आगे लाना, फिर अपने टाउट्स के मुंह से ये बातें निकलवाना कि ज़िना का मर्तकब है, डीएनए मैच कर गया है। और वो कुछ अकाउंट्स हैं हमारे ट्विटर के ऊपर, वो 6th जनरेशन वारफेयर, पहले वो 5th वाले थे, तो वो पूरे फैसले लेके आते हैं कैलिफोर्निया की अदालतों के, ये देखें जी ये साबित हुआ था, ये हुआ था वो। लेकिन मकसद क्या है एक्चुअली बार बार? अच्छा, वो जो कैलिफोर्निया अदालत का फ़ैसला ना, वो फ़ैसला भी कभी आप पढ़िएगा, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो ज़रा पढ़िएगा कि उसमें क्या, उसमें डीएनए हुआ नहीं है, वो पेश ही नहीं हुआ ना इमरान खान, वो पेश ही नहीं हुए और उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये अगर क्लेम है तो मैं उसको क्लेम मान लेता हूँ। तो ये वो उस केस को हवाला देना, फिर यहाँ पर आकर और फिर इतने अरसे बाद इस तरह के फ़ैसले देना। देखें, हम ये कीचड़ उछालना है, सियासतदानों के ऊपर हमेशा कीचड़ उछाला जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी कीचड़ उछाला जाता है, जजेस के ऊपर भी कीचड़ उछाला जाता है। मैं एक रात को मेरे जहन में एक सवाल आया और मैं ये सोच रहा था कि इस मुल्क में सियासतदान मज़ाहमत भी करते हैं, स्टैंड भी लेते हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हों। हमारी एक पूरी तारीख़ है, सियासतदान ने मज़ाहमत भी की है। जजेस का अगर हवाला ले लें तो जजेस ने मज़ाहमत भी की है, उन्होंने स्टैंड भी लिया है और पीसीओ के ख़िलाफ़ उन्होंने हलफ उठाने से इनकार भी किया है। जब इस तरह की हाइब्रिड रजीम हो, एक्सटर्नल जब प्रेशर आता है, तो आपके सामने हैं 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वो खड़े हो गए हैं। पूरे पाकिस्तान की जो इस वक्त हाई कोर्ट्स की अदालतें हैं वो कह रही हैं कि मुदाखलत हो रही है, यानी वो स्टैंड ले रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी इस्तीफ़े दे देते हैं। हमने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने किताबें लिखी हैं कि उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं गैर कानूनी अहकामात मानने से। लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गैर कानूनी अहकामात नहीं मानेंगे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा जो जिसका हमने हलफ उठाया है हम उसकी पासदारी करेंगे, और कभी उनको किसी अदालत से कोई सज़ा भी नहीं हुई। क्या कभी आपने देखा है कि किसी जो रिटायर्ड जर्नल हैं या आर्मी चीफ़ हैं या किसी के ख़िलाफ़ भी कोई भी ऑफिसर है, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात करप्शन के होते हैं, कभी आपने देखा है कि उनके ख़िलाफ़ रिटायरमेंट के बाद भी नैब का कोई केस खुलता है? इस मुल्क में कभी खुला है? कभी नहीं खुला। आइन तोड़ा गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत बनी, उस खसूसी अदालत बनी, आर्टिकल 6 लगा, उनको सज़ाए मौत का हुक्म हुआ। वो एक रिटायर्ड आर्मी चीफ़ थे, उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनको इदारे ने प्रोटेक्ट किया, और जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया वो उन्होंने बजाय उसको जो हमारा आइन कहता है उसके ऊपर अमल करने के, वो जिस बेंच ने सज़ा दी थी वो अदालती गैर कानूनी करार दे दी गई। हमारा अलमिया ये है। फिर जो इस तरह के तज़ीक आमेज़ केस होते हैं, हमें कभी देखा है कि किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर के ख़िलाफ़ किसी भी ऐसे, देखें हम ये नहीं कहते कि वो नहीं है करप्ट, ठीक है। इमरान खान के दौर में भी जनरल आसम सलीम बाजवा साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक पूरी चार्जशीट बनी, उनके एहसास सामने आए। पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा स्कैंडल जो है वो, यही मरियम नवाज़ वगैरह जो हैं वो उनको ताने दिया करती थी, इमरान खान ने उनको क्लीन चिट दे दी। क्या उनका एहतसाब हुआ? फिर जो जनरल बाजवा के एहसास सामने हैं, क्या उनका एहतसाब है? ये दुबई लीक्स में 11 जनरल के नाम सामने हैं, क्या उनका एहतसाब हुआ? तो ये अदालतें जो हैं या ये एहतसाब अदालतें जो हैं वो कब उनका एहतसाब करेंगी? ये जो इदारे हैं, जो नैब हैं, आपने कहा जजेस खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसी टेरियन वाइट केस के अंदर पिछले साल इसी अदालत के चीफ जस्टिस का जो किरदार बनता है और फिर बाकी केसेस के अंदर, आप उसको किस नज़र से फिर देख रहे हैं? देखें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था ना पहला, उसमें जो इब्तिदा हुई थी वो इसी टेरियन वाइट केस से ही हुई थी। जब ये फ़ैसला सामने आया
जब केस उनके सामने आया तो उनके ऊपर शदीद दबाव था, और इसी केस सुनने वाले एक जज जो थे उनको इतना ट्रॉमा में गए कि फिर उनको हॉस्पिटल भी एडमिट होना पड़ा। फिर जब 2 जजेस 3 रुकनी बेंच में 2 जजेस अपना फ़ैसला दे चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं, बजाय चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब अपना जो है वो फ़ैसला लिखते, 2 जजेस की राय वो लिखते, एक जज की राय ख़ुद लिखते, अपनी राय ख़ुद लिखते और फ़ैसला अपलोड हो जाता। उन्होंने बजाय फ़ैसला अपलोड करने के उसको ऐसा तासर दिया कि बेंच ही टूट गया। पहले लटका दिया, उन दोनों ने अपलोड किया, फिर बेंच तोड़ दिया, फ़ैसला हटा दिया। फिर ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मामला था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का जो किरदार है इस सारे मामले में, आज तो 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तो फैसला दिया, लगता भी नहीं था दोबारा, तो ये दोबारा बना दिया। आज 3 रुकनी मुत्तफ़िका फ़ैसला आया, 2 जज पहले कह चुके हैं, तो फिर आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस जाना चाहिए कि क्यों उन्होंने 2 रुकनी जजेस की जो राय है उसको ऐसा तासर दिया कि बेंच ही डिज़ोल्व हो गया। इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर में आए, और अगर एक जज प्रेशर में आता है तो फिर वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होता है और उनके ख़िलाफ़ अब रेफरेंस जो है वो दायर होना चाहिए। और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और ऑलरेडी 6 जो जजेस हैं, बल्कि 7 जजेस जो हैं उनके अलावा दीगर जितने भी जजेस हैं वो ये कह रहे हैं, वो बता चुके हैं कि उनके ऊपर किस तरीके से दबाव है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको स्टैंड लेना था, तौहीन अदालत की कार्रवाई जो थी वो उनकी ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने कोई एक्शन लेना था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये 2 क्लासिक एग्जांपल आती हैं, एक वो ख़त और दूसरा ये टेरियन वाइट वाला केस। अब इसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो है अगर रेफरेंस दायर होता है तो वो बिल्कुल उसका लीगल बाइंडिंग भी होगी और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट मामला ये है, नहीं, अदलिया के ख़िलाफ़ साजिश तो कहीं और से होती है ना। वो ऑलरेडी जो 6 जजेस कह रहे हैं, या लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस कह रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेस कह रहे हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जजेस कह रहे हैं, या वो गलत हैं और एक जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ठीक है। सही। लास्टली अहमद फराद वाला मामला वो भी समाअत आपने सुनी, तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या चल क्या रहा है इस मुल्क में? उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बाहर, वो 2 फार्म 45 वाले MNAs आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं, और इससे पहले कितनी हो चुकी हैं और दलेरी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुकी है इस चीज़ के ऊपर, फैसल बाबडा और मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर, लेकिन ये चल रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बार चल रही हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो अहमद फराद का केस सुन रहे हैं और चंद रिमार्क्स उन्होंने दिए, उनको टारगेट किया जा रहा है और वो बाजियाब भी नहीं करा पा रहे। देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही हैं फार्म 47 वाले जो बाहर खड़े होकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ना, उनकी मजबूरी है। वो अगर उनको सिर्फ एक मैसेज जाता है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर हम फार्म 47-45 खोल रहे हैं, तो वो तो जब आपकी पार्लियामेंट के अरकान असम्बली जो हैं वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं और उनमें कोई इखलाकी साख ही ना हो, तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत तो कोई नहीं है। वो तो एक तरह से मैं कहता हूँ कि वो कठपुतलियाँ हैं जो पार्लियामेंट में बिठाई हुई हैं, और जिस तरह अदालतों में कुछ कठपुतलियाँ हमें नज़र आ रही हैं, पार्लियामेंट हाउस में भी कठपुतलियाँ हैं, आपकी एग्जेक्टिव जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर भी कठपुतलियाँ बैठी हुई हैं। तो फिर इसके बाद जो है पार्लियामेंट को ताले लगा दें, बंद कर दें, अदालतों में जो है वो हाज़िर सर्विस करनेल बिठा दें। ऑलरेडी फ़ौजी अदालतें जो है पैरेलल चल रही हैं इस मुल्क में, जो है वो पैरेलल अदालती निज़ाम जो है वो काम कर रहा है। इन अदालतों को भी बंद कर दें, पार्लियामेंट को भी बंद कर दें। जो बिजली चोरी के ख़िलाफ़ है वो भी वही एक्शन कर रहे हैं, तो फिर सारा मामला उन्हीं को दे दें, ये सारा फिर आइन में तरमीम कर लें, हम भी खामोश हो जाएंगे। हम क्या ज़रूरत है? नहीं, हम फिर क्यों नहीं, आइन की तरमीम की ज़रूरत इसलिए कि फिर हम जैसे कुछ लोग जो हैं, आप जैसे कुछ लोग जो हैं, जो आइन करते रहते हैं, वो आइन फिर साइड पे हो जाएगा ना, फिर आप बात नहीं करेंगे ना। फिर हमें पता होगा कि भाई इस मुल्क में ये निज़ाम है, इस मुल्क में जंगल का बादशाह का निज़ाम चलना है, तो फिर जंगल के बादशाह जो चाहेगा करेगा। फिर तो हम जंगल के बादशाह का जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ नहीं अब बात नहीं कर सकते। जुमेटा का टाइम दिया मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, आपको लगता है कि बाज़? मुझे लगता है कि अहमद फराद जो है वो इंशाल्लाह अपनी फ़ैमिली के साथ होंगे इसी वीक, और जुमे तक भी ये मामला नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल वो शायद मैक्सिमम थर्सडे तक वो वापस आ जाएंगे। और आज जो अटार्नी जनरल साहब जिस तरीके से एक रेस्क्यू करने आए थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी कहा कि वो स्टेट को और रियासती इदारों को जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं, और जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, और बड़ा राइटली किया है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अहमद फराद हैं उनकी वापसी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद जो है इसका केस जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि आज जो कहा गया है तफ्तीशी की जानिब से, SSP ऑपरेशन की जानिब से, कि हम जब ISI ऑफिशियल से तफ्तीश करने गए तो वो हमें मिले नहीं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि फिर आपने अपनी ज़िमनी में लिखना है, तो जब आप ज़िमनी लिखेंगे वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि वो क्या होंगे।
अदालत अगर चाहे तो उनके वारंट भी, गिरफ़्तारी भी जारी कर सकती है, उनको शामिल तफ्तीश भी कर सकते हैं। अगर ये केस दरख्वास्त गुजार वापस लेता है तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब क्या करेंगे, क्योंकि जब अहमद फराज जो ख़ुद मुगवी हैं वो जब सामने आएंगे तो उस वक्त तक ही इस मामला होगा। हमें उनकी सिक्योरिटी जो है, उनकी सेफ्टी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अलबत्ता आज एक तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो इदारे हैं वो फेस सेविंग चाह रहे थे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक कदम पीछे हुए हैं। उन्होंने फेस सेविंग दी है और उन्होंने कहा है कि ये मेरा ज़ाती मसला नहीं है, ये आइन और कानून की बात है और हम ये चाहते हैं कि तमाम इदारे आइन और कानून के अंदर रहें और आइन और कानून में ही इस मुल्क में जो जितनी ये बदअमनी फैली हुई है इसका हल जो है वो तो आइन और कानून में है। अटार्नी जनरल की गुफ्तगू और वो जो तफ्तीशी अफसर था उसकी गुफ्तगू से मुझे जो तासुर मिला, ज़ाती तौर पर मुमकिन है आपकी राय डिफरेंट हो, तासुर मुझे यही मिला है कि वो मान गए हैं कि बंदा इन्हीं के पास है। देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि हम तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे और बंदा बाजियाब करवाएंगे। कल उन्होंने कहा कि बंदा हमारे पास नहीं है, तो अब देखते हैं कि वो शुमाली इलाका जात से बाजियाब करवाते हैं, वो कहीं सैर करने के लिए गए हुए थे या कोई और गलीज़ किस्म का इल्ज़ाम लगा लेते हैं। कुछ भी हो सकता है ना कि वो कहाँ से बरामद हुए। तो खैर वो जब आएंगे तो वो मामला देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये केस जुमे तक जाएगा भी नहीं, उससे पहले चलें अल्लाह करे जी। हमारी तो दुआ है कि वो बंदा वापस आए। वैसे भी कहते हैं वो बेचारा मेरे अल्सर का मरीज़ है और फिर और बड़े मसाइल होते हैं, घर वालों को जो टेंशन है वो बड़ी बात है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है। खैर चलें, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। आइंदा इंशाल्लाह जुमेरात को जो होगी समाअत उसके ऊपर भी आपको ब्रीफ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया बॉस।